हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने समूह 16 के तत्वों के सामान्य गुणों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग समूह 16 के तत्वों के रासायनिक गुण देखेंगे, यानी हम देखेंगे कि समूह 16 के जो तत्व हैं वो अलग अलग यौगिक बना रहे हैं और उन यौगिकों के क्या गुण हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं हाइड्राइड्स के गुण। हाइड्राइड मतलब समूह 16 के तत्व अगर हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई यौगिक बनाते हैं तो वो यौगिक किस प्रकार के होंगे और उनके क्या क्या गुण होंगे। तो चूँकि हम जानते हैं कि समूह 16 में जो तत्व हैं वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये तत्व हैं ये हाइड्रोजन से संयोग करेंगे तो किस प्रकार के यौगिक बनाएंगे। तो चूँकि ये जो तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों ने देखा था, ये था NH2 और NP4 टाइप का, मतलब सबसे अंतिम कोश का जो विन्यास होगा वो इस टाइप का होता है। तो चूँकि हम जानते हैं यह p उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जबकि 4 ही भरे हुए, यानी हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो समूह होगा इसकी संयोजकता हम कह सकते हैं कि ये 2 होगी। और चूँकि हाइड्रोजन जो होता है इसकी संयोजकता जो होती है वो 1 होती है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन और लेके अपने सबसे पहले वाले कोश को, जिसका बाहरी कोश भी होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ये ऑक्सीजन की संयोजकता जो है वो 2 है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता हम यहाँ लिख देंगे और हाइड्रोजन की यहाँ। तो इस तरीके से हमें H2O टाइप का हाइड्राइड मिलेगा ऑक्सीजन का। सल्फ़र का हम देखते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन जब सल्फ़र से संयोग करेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे सल्फ़र की संयोजकता हाइड्रोजन के पास और हाइड्रोजन की संयोजकता सल्फ़र के पास। तो इस तरीके से H2S टाइप का हमें सल्फ़र का हाइड्राइड मिलेगा। इसी प्रकार का सेलियम का जो हाइड्राइड होगा वो होगा H2Se, टेल्यूरियम का हो जाएगा H2Te और पोलेनियम का हो जाएगा H2PO। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी तत्व हैं इनके हाइड्राइड जो हैं वो H2M टाइप के हैं। तो ये जो समूह 16 के जो तत्व होते हैं वो इस टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने समूह 15 के तत्वों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वो H3M टाइप के यौगिक बना रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो तत्व था ये तत्व की समूह 15 के तत्व की संयोजकता 3 थी। तो इस तरीके से H3M टाइप का हमें हाइड्राइड मिल रहा था। यहाँ हम हाइड्राइडों के समान लक्षण या फिर यूँ कह लें कि हम इनके गुण या प्रकृति देखेंगे। तो हम सबसे पहले इनके देखते हैं संरचना कैसी होती है। तो चूँकि जो हाइड्राइड होते हैं उनके केंद्रीय परमाणु पर sp3 संकरण होता है, और चूँकि sp3 संकरण की आकृति क्या होती है इसे हम देखते हैं। तो अगर चूँकि हम जानते हैं कि sp3 संकरण में 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं वो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी बॉन्डेड पेयर भी हो सकते हैं या फिर एकल युग्म भी हो सकते हैं यानी लोन पेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर sp3 संकरण में चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चारों बॉन्डेड पेयर हैं, मतलब बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे जो आकृति होती है यौगिक की या अणु की वो समचतुष्फल की होती है। सेकंड केस हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 बॉन्डेड पेयर है, मतलब 3 बंध बन रहा है और एक यहाँ पे लोन पेयर है, मतलब एक जो है एकल युग्म यहाँ पे उपस्थित है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो आकृति होती है वो होती है पिरामिडीय। तो यहाँ पे ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे 2 बॉन्डेड पेयर है और 2 लोन पेयर है, मतलब 2 बंध बन रहा है और 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो यहाँ पे जो आकृति होती है वो कोणीय होती है या फिर इसको हम बंकित आकृति भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम शेप देख सकते हैं इसका, इसमें जो केंद्रीय परमाणु होगा वो बीच में होगा और देखते हैं कि जो चारों बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो समचतुष्फलक के कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो हम देख सकते हैं इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म इस तरीके से, युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इस तरीके से उपस्थित होंगे और इसको हम मिला के आकृति बनाएं तो कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की आकृति होती है समचतुष्फलक की जब sp3 संकरण में 4 बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। पिरामिडी में हम देख सकते हैं कि एक केंद्रीय परमाणु होगा बीच में और यहाँ पे 3 बॉन्डेड पेयर हैं। तो 3 यहाँ पे तो बंध बनेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो
चौथा इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एकल युग्म इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पे हम इसको नहीं जोड़ना है, तो इस तरीके से जो शेप बना है वो पिरामिड ही हो जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा लोन पेयर। और कोणीय आकृति में हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है और यहाँ पे अगर ये समचतुष्फलक का कोना है तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो कोनों पे तो दो लोन पेयर होंगे, तो यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर होंगे, लेकिन यहाँ पे बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं तो ये जो झुकी हुई कोणीय आकृति हमें प्राप्त हो जाती है और यहाँ पे दो जगह हमें इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके का ये शेप होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हाइड्राइड्स समूह के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो H2O को मान लेते हैं हम। तो H2O में हम संकरण देखते हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं, ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4। तो यहाँ पे हम इसका ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन अब भर लेते हैं, हुंडी के नियम से हम भरते हैं। यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो हम देखते हैं कि ये चारों इलेक्ट्रॉन, ये जो चारों ऑर्बिटल हैं ये आपस में संकरण करेंगे और 4 ऑर्बिटल संकरण करके यहाँ पे 4 संकरित ऑर्बिटलें देंगे और ये हमें 4 sp3 संकरित, एक s है और 3 p है। तो यहाँ पे sp3 संकरण होगा और यहाँ पे हमें 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल मिल जाएंगी। इसमें इलेक्ट्रॉन हम इसी प्रकार भर लेंगे जैसे कि ये भरे हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भर लिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो दो ऑर्बिटल हैं, दो संकरित ऑर्बिटल हैं, उसमें दो लोन पेयर उपस्थित हैं और दो में अयुग्मित हैं। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा उनके साथ अतिव्यापन करके यहाँ पे बंध बनाएंगे। दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन के साथ दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बंध बना लेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये थर्ड वाला केस होगा। यहाँ पे दो लोन पेयर हो जाएंगे, ये दोनों लोन पेयर हो गए और ये दोनों बंध बनाने के बाद ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंध बनाएगा, युग्म ये भी बन जाएगा और ये भी डबल हो जाएंगे, तो ये युग्म हो जाएंगे। अब आगे हमें इसका विन्यास देखते हैं। तो यह ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में हम देख रहे थे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। और फिर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है ताकि इसका अष्टक पूरा हो जाए। और चूँकि हाइड्रोजन का ये पहला ही कोश है तो ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से लेता है और अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता भी है। इसी प्रकार ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है यहाँ पे, और हम ये दोनों ही ले रहे हैं और दोनों इसको देंगे भी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसका अष्टक पूरा हो गया, और यहाँ पे इसके भी बाहरी कोश में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसका भी कोश पूरा हो चुका है। तो हम शेप देखते हैं कैसा हो जाएगा। ये ऑक्सीजन है और उसकी यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 1 लोन पेयर हो गया और ये 1 लोन पेयर हो गया। ठीक है, बाहरी कोश के वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे युग्म को ही हम लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गए, तो दोनों लोन पेयर हम एक साइड ही बनाएंगे, और जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध बनेगा वो नीचे होगा। तो इस प्रकार से हमें बंकित शेप यहाँ पे प्राप्त होगा। तो यहाँ जो इस तरीके का शेप हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 लोन पेयर हो गए, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, और 2 बॉन्डेड पेयर। यहाँ पे इस बंध में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब हम ये जानते हैं वेस्पर्स थ्योरी से कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच जो प्रतिकर्षण होता है वो सबसे अधिक होता है। फिर उसके बाद जो प्रतिकर्षण होता है वो होता है लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच, और फिर सबसे कम प्रतिकर्षण होता है बॉन्डेड पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लोन पेयर है और ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर में जो प्रतिकर्षण होगा वो सबसे अधिक होगा, यानी ये एक दूसरे को से प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच जो प्रतिकर्षण है वो उससे कुछ कम है, तो ये भी प्रतिकर्षित करेंगे लेकिन इससे कुछ कम प्रतिकर्षित करेंगे। और फिर हम देखते हैं ये जो बॉन्डेड पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच जो प्रतिकर्षण है वो सबसे कम है, तो यहाँ पे भी प्रतिकर्षण होगा लेकिन सबसे कम होगा। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो
समचतुष्फलकीय आकृति में जो सारे कोण हैं, ये सारे कोण बराबर होते हैं और होते हैं ये 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कोण थे, अब ये 109 डिग्री 28 मिनट के नहीं होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे प्रतिकर्षण ज़्यादा हो रहा है तो एक दूसरे को ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को ज़्यादा दूर हटाएंगे। जबकि ये जो है एक दूसरे को कम प्रतिकर्षित कर पाएंगे, इसलिए ये दबने लगेंगे। ये भी प्रतिकर्षित करेंगे ज़्यादा, ये भी ज़्यादा करेंगे, लेकिन ये दोनों कम करेंगे। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कम करेंगे, यानी ये झुक जाएगा कोण, और ये कोण जो होगा थोड़ा और पास आ जाएगा। तो पास आने की वजह से ये जो कोण रहेगा, अब ये कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कुछ कम हो जाता है। तो H2O के केस में ये जो कोण होता है ये हो जाता है 104.5 डिग्री के बराबर। और हम देखते हैं कि अगर जो समूह में तत्व हैं उनके जो हाइड्राइड हैं, जैसे कि H2O के बाद हम देखेंगे तो H2S है, फिर इसके बाद सेलियम का हाइड्राइड है यानी H2SE है, फिर टेल्यूरियम का है, फिर पोलोनियम का है। तो ये जो समूह है, समूह में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, उनके जो हाइड्राइड हैं उनके बीच के जो कोण हैं, इनका मान जो है वो घटता जाता है, इसमें कमी आती है, कोण में कमी आती है। सेकेंड गुण हम देखते हैं इनकी भौतिक अवस्था। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हाइड्राइड हैं ये सभी हाइड्राइड रंगहीन होते हैं। तो ये रंगहीन होते हैं, लेकिन जो इनकी भौतिक अवस्था है तो ये हम देखते हैं कि H2O, ये तो जल है, तो हम जानते हैं कि जल जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। लेकिन ये सारे हाइड्राइड, ये सभी हाइड्राइड गैसीय अवस्था में होते हैं। इसके अतिरिक्त हम देख रहे हैं कि H2O द्रव ये गंधहीन होता है। जानते हैं कि जल की कोई गंध नहीं होती है, लेकिन ये सभी जो गैसें होती हैं ये अप्रिय गंध वाली विषैली गैसें होती हैं। तो ये इनकी भौतिक अवस्थाएं हैं। हम देख रहे हैं कि H2O थोड़ा अलग टाइप का कैरेक्टर रख रहा है, लेकिन बाकी सारे जो यौगिक हैं इनके गुण लगभग सेम हैं। अब तीसरा गुण हम देखते हैं वाष्पशीलता या क्वथनांक। ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये किस प्रकार संबंधित हैं इसको हम देख लेते हैं। तो अगर कोई द्रव है या कोई पदार्थ है वो अगर अधिक वाष्पशील है, यानी उसकी वाष्पशीलता मान लेते हैं वो अधिक है, तो यानी वो आसानी से वाष्पित हो जाता है। मतलब उसको हमें अधिक तापमान देने की आवश्यकता नहीं है, ताप देने की आवश्यकता नहीं है, वो आसानी से वाष्पित हो सकता है। तो अगर वो कम ताप पे ही वाष्पित हो रहा है, मतलब उसका क्वथनांक जो होगा, मतलब वो ताप जिस पे द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है वो ताप कम होगा, यानी उसका क्वथनांक कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर वाष्पशीलता अधिक होगी तो क्वथनांक कम होगा, वही अगर वाष्पशीलता कम होती तो हम देखते हैं कि वो आसानी से वाष्पित नहीं हो पाता। मतलब कि उसको हमें वाष्पित करने के लिए अब अधिक तापमान देने की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है। तो उस केस में हम देखते हैं कि जिसका क्वथनांक हो जाता है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ये दोनों गुण हैं एक दूसरे के विपरीत है, मतलब एक के अधिक होने पे दूसरा कम, या एक के कम होने पे दूसरा अधिक हो जाएगा। यहाँ हमने समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइड लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो उनके हाइड्राइड हैं, उनके हाइड्राइड में हम देखते हैं कि जो ये तत्व हैं इन तत्वों का साइज बढ़ता है। समूह में हम जानते हैं ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, या फिर हम ये कह लें कि परमाणुओं के आकार में वृद्धि होती है। तो इनका साइज बढ़ रहा है, तो ये जो यौगिक है इनका भी साइज बढ़ेगा। तो हम जान रहे हैं कि जब ये अणु का साइज बढ़ेगा यानी इनके आणविक का आकार में वृद्धि होगी। तो जब अणुओं का साइज अगर बड़ा बड़ा होता है तो उन अणुओं के बीच जो एक बल कार्य करता है जिसको कहते हैं हम वान डर वाल बल। तो इस वान डर वाल बल के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसके मान में वृद्धि हो रही है। वान डर वाल बल आपको क्लियर हो रहा होगा कि जैसे कि H2O का एक अणु है, फिर ये दूसरा अणु है, अणु इस तरीके का नहीं होगा, उसमें एक ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन का इस तरीके से अणु होगा। तो मान लीजिए कि एक H2O का अणु है, दूसरा अणु है और तीसरा अणु। तो मान लीजिए ये जो अणु होते हैं एक दूसरे से जिस बल से बंधे होते हैं इस बल को ही हम वान डर वाल बल कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वान डर वाल बल के मान में वृद्धि होती है अगर आकार बढ़ता है। तो अगर ये वृद्धि हो रही है तो हम देख रहे हैं कि जब इसको ये मान लीजिए द्रव अवस्था में है, एक दूसरे से पास हैं, जब इसको हमें गैसीय अवस्था में चेंज करना होगा तो हमें इन अणुओं को दूर दूर भेजना होगा, क्योंकि गैसीय अवस्था में जो अणु होते हैं वे एक दूसरे से दूर होते हैं। तो हमें इन अणुओं को दूर भेजने के लिए यहाँ पे जो बल हैं जिसको हम वान डर वाल बल कह रहे हैं इसको तोड़ना होगा। तो वान डर वाल बल को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा देनी होती है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर वंडर वाल बल अधिक होगा तो हमें जो ऊष्मा देनी होगी उसके मान में भी वृद्धि होगी। तो हमें अधिक ऊष्मा देनी होगी या अधिक ताप देना होगा। तो अगर हम अधिक ताप देंगे, अगर उसको द्रव को गैसीय अवस्था में बदलने के लिए अगर हम अधिक ताप दे रहे हैं, मतलब ये हुआ कि जो उसका क्वथनांक है वो अधिक होगा। ठीक है, क्वथनांक अधिक क्यों हुआ? क्वथनांक वो ताप होता है जिस पे द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो अधिक ऊष्मा देने की आवश्यकता हो रही है, इसलिए क्वथनांक भी अधिक हो जाएगा। तो क्वथनांक अधिक होगा। या फिर अगर हम वाष्पशीलता की बात करें तो वाष्पशीलता इसके विपरीत होती है। तो ये वाष्पशीलता जो होगी वो कम होगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं H2O को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि इसका थोड़ा करैक्टर अलग होता है। लेकिन बाकी जो सारे यौगिक हैं इनमें हम देखेंगे जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इनके क्वथनांक में वृद्धि होती है, या फिर हम ये कह लें कि उनके वाष्पशीलता में कमी आती है। तो अगर इसके वाष्पशीलता का अगर हम क्रम लिखना चाहें तो हम देख रहे हैं कि H2S जो होगा वो सबसे अधिक वाष्पशील होगा। वाष्पशीलता में कमी आ रही, नीचे जाएंगे तो ये सबसे अधिक वाष्पशील होगा, इसके बाद ये कम होगा और फिर उससे कम ये होगा। तो इस तरीके से सारे कम हो रहे हैं तो हम इस तरीके से ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं। मतलब इससे अधिक ये, फिर इससे अधिक ये, इससे अधिक ये, इस टाइप का हो जाएगा। तो ये वाष्पशीलता का क्रम होगा। या फिर ये हम कह सकते हैं कि क्वथनांक का जो होगा वो बढ़ता क्रम होगा। तो वाष्पशीलता का घटता क्रम या क्वथनांक का बढ़ता क्रम होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि H2O जो है अगर ये क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम है तो मतलब कि नीचे जाने पे बढ़ रहा है तो ऊपर वाला सबसे कम क्वथनांक का होगा। तो H2O का क्वथनांक सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। H2O का क्वथनांक हम देखते हैं कि H2S से अधिक होता है। तो ये अधिक क्यों होता है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इनकी आणविक साइज होती है ये सबसे छोटी होती है। तो वान डर वाल बल जो होगा यहाँ पे सबसे कम कार्य करता है। वान डर वाल बल तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कम होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक और बल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो H2O है इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि ये जल का अणु है, ये दूसरा जल का अणु है। तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है। अगर एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन कौन से हम देख रहे हैं, जैसे हमारे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो ये तीनों तत्व ही हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो अगर इन तत्वों से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है किसी अन्य प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ अगर एक दुर्बल बंध बनाता है तो इस बंध को ही हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अगर किसी अन्य प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ एक दुर्बल बंध बनाता है तो उस दुर्बल बंध को ही यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वान डर वाल बल और प्लस हाइड्रोजन बंध दो तरीके का यहाँ पे बंध कार्य कर रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे H2O का क्वथनांक बढ़ जाता है। इनके अणु जो होते हैं वो एक दूसरे से प्रबल बंधों से बन जाते हैं और इनका क्वथनांक जो होता है ये H2S से बढ़ जाता है। तो H2S से बढ़ जाता है या फिर हम इसकी वाष्पशीलता देखेंगे तो इससे कम हो जाएगी। तो वाष्पशीलता का ही हम यहाँ पे देखा रहते हैं, तो ये H2S से कम हो जाएगी। अब चौथा गुण हम देखेंगे ऊष्मीय स्थायित्व, यानी हम देखेंगे कि अगर इन हाइड्राइडों को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो कौन जो है टूट जाता है और कौन स्थायी बना हुआ रहता है। तो हम ये देखते हैं कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हाइड्राइड बने हुए हैं इनके जो साइज़ हैं ये बढ़ते हैं। ठीक है, इनके आणविक साइज़ में वृद्धि होती है। तो हम देखते हैं कि वृद्धि होने की वजह से जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सल्फ़र इनका ही साइज़ बढ़ेगा, हाइड्रोजन का साइज़ तो बढ़ेगा नहीं यहाँ पे। तो ये जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन का अणु है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके बीच जो ये बंध की लंबाई होती है इनके केंद्र को मिलाने से प्राप्त होती है। तो ये बंध की लंबाई हो जाएगी। अब सल्फ़र के केस, ये H2O के केस में हम देख रहे हैं, सल्फ़र H2S के केस में हम देखें तो ये हाइड्रोजन का शेप तो उतना ही बड़ा रहेगा, साइज़ उतनी ही बड़ी रहेगी, लेकिन जो सल्फ़र होगा उसकी साइज़ अब यहाँ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके केंद्र को इसके केंद्र से मिलाएंगे तो अब ये देखते हैं कि ये जो बंध है इस बंध की लंबाई अब क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इस प्रकार बंध लंबाई में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार अगर हम नीचे जाते जाएंगे तो हम देखेंगे साइज़ बढ़ता जाएगा और बंध लंबाई जो है वो बढ़ती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बंध की लंबाई है ये लंबाई बढ़ेगी, इसमें वृद्धि होगी। तो अगर बंध लंबा होता जाएगा तो लंबाई के बढ़ने से जो बंध होता है, बंध शक्ति हम जिसको कह सकते हैं, वो कम होती जाएगी, बंध कमज़ोर होता जाएगा।
अब चूँकि इनकी बंध शक्ति में कमी आ रही है, तो ये जो बंध होंगे ये कमज़ोर होते जाएंगे। जैसे जैसे हम समूह में नीचे जा रहे हैं, तो जब बंध कमज़ोर हो रहे हैं तो अगर हम उन्हें ऊष्मा देंगे तो वो आसानी से टूट जाएंगे। तो जो बंध जितना कमज़ोर होगा आसानी से टूटेगा। तो हमें ये देख रहे हैं कि नीचे जाने पे बंध जो है कमज़ोर हो रहा है, उसकी शक्ति कम हो रही है। तो इस तरीके से जो ऊष्मीय स्थायित्व होगा नीचे जाने पर ये घटेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये ऊष्मीय स्थायित्व का घटता हुआ क्रम होगा। या फिर इसे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे कम इसका स्थायित्व होगा, इससे अधिक इसका होगा, फिर इससे भी अधिक H2SE का होगा, फिर सबसे उससे अधिक H2S का होगा और उससे भी अधिक H2O का होगा। यहाँ हम लोगों ने अभी समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइड्स के समान लक्षणों को देखा है। इसके अतिरिक्त समूह 16 के तत्व हाइलाइट्स और ऑक्साइड भी अधिक मात्रा में बनाते हैं। तो उनके भी कुछ समान लक्षण हैं जिनको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा।